नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शुक्रवार और डेट है सितंबर 15, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। ये आपके सामने जो फ्रंट पेज खुला हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GS3 से हमारी पहली खबर है, डिसएंटेंगलिंग द 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। इसके बाद GS2 से चेंजिंग द वे द पोस्टमैन नॉक्स, GS3 से ब्रॉडनिंग द फील्ड, GS3 से होलसेल प्राइजेस कंटिन्यू टू फॉल, और ये फिफ्थ ये GS1 से ग्लोबल एड एफर्ट इंटेंसिफाइज फॉर फ्लड बैटर्ड लीबिया। शुरू करते हैं पहली जो एडिटोरियल सेक्शन से हम कवर करने जा रहे हैं, तो डिसएंटेंगलिंग द 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। दुबई में नवंबर 30 से दिसंबर 12 तक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 देखने को मिलेगी। इसमें एक एग्रीमेंट की बात होने जा रही है जिसकी मदद से विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। हम 2021 की बात करें तो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो बिजली उत्पाद करते हैं उनके द्वारा करीब 3026 गीगावाट बिजली उत्पाद की गई, या 39% अगर हम सभी बिजली उत्पादक स्रोतों की बात करें तो। 2030 तक इस टारगेट को अचीव करने के लिए करीब 6000 गीगावाट और जोड़ना पड़ेगा, करीब 9000 गीगावाट 2030 तक। इसमें ज़्यादातर बिजली सूर्य और हवा से बनाई जाएगी। सेकंड पैराग्राफ पर आते हैं हम, तो रीजनली डिफरेंशिएटेड एनर्जी नीड्स हम देख लेते हैं। तो बिजली की मांग हर क्षेत्र में एक बराबर नहीं है। विकासशील देश बिजली की मांग में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और विकसित देशों में बिजली की मांगें बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है, जिसमें गिरावट तक देखने को मिलती है। जैसे यूरोपियन यूनियन में 0.3% की गिरावट और यूनाइटेड स्टेट्स में मात्र 0.12% की मांग की वृद्धि। भारत को अपनी मांग की पूर्ति करने के लिए करीब 717 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ानी होगी, जो इस 3 गुना बढ़ाने वाले टारगेट का 12% होगा। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स से कंपेयर करने पर यूनाइटेड स्टेट को मात्र 26 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ानी होगी और ये टारगेट का 0.4% होगा। ये अनुमान हमने तब लगाया जब हम मानते हैं कि फॉसिल फ्यूल द्वारा बनाए गए स्रोत किसी देश में इस्तेमाल में बने रहेंगे। अगर फॉसिल फ्यूल द्वारा बनाए गए स्रोत ख़त्म किए जाते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन संघ को विश्व का 1/3 स्रोतों का निर्माण करना पड़ेगा। ये आगे ओपेक ओरिजिन ऑफ द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, तो ये यहाँ से हम कवर करते हैं। ये बात करते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, जिसकी वेबसाइट पे बताया जाता है कि जो 2030 तक जो हमारा रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, वो ट्रिपल होने जा रही है। इसके साथ जो की रिपोर्ट है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IRENA। तो IRENA का एनालिसिस जो एक रिपोर्ट है, ये क्या कहता है कि 2030 तक सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में 80% पावर जनरेशन जो बिजली का उत्पाद होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होगा। और यहाँ हम अगर यूरोपियन संघ को कंपेयर करें तो यूरोपियन संघ का जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बिजली का उत्पाद होगा वो करीब 70% होगा। तो यहाँ पर ये बात करती हैं कि जो बर्डन है वो बर्डन डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर नहीं आ जाना चाहिए इस टारगेट को अचीव करने का। आगे जब हम चलेंगे तो ये बात करेंगे कि कैसे जो
विकसित देश हैं, जो विकसित हो चुके हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में आते हैं, उन्हें एक टारगेट दिया गया था छोटा सा कि $100 बिलियन उन्हें क्लाइमेट चेंज के लिए एनुअल देना होगा, हर साल देना होगा। लेकिन देखने को ये मिलता है कि वो इस टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाए हैं। इसके बाद ये आगे बात करते हैं कि टारगेट्स फॉर दी बट नॉट फॉर मी। यहाँ ये बात करती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में जो उन्होंने एक बात अपनी कही थी कि भारत नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स जो है बिजली उत्पाद के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, उसे 2030 तक 500 गीगावाट तक ले जाएगा। 500 गीगावाट तक 2030 तक भारत के अंदर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से बिजली बनानी शुरू हो जाएगी। और जब यूएस की बात करेंगे तो यूएस ने कोई ऐसा अपना डिक्लेरेशन नहीं बताया है किसी को, तो ये उसी चीज़ पर बात करती हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इन इनिशिएटिव्स में ज़्यादा भाग लेते हुए नज़र नहीं आते हैं और बचते हुए नज़र आते हैं। अब ये बात करते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के अंदर, तो उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। तो उन सब चीज़ों के टारगेट कैसे मैच हो रहे हैं, ये सब भी हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें 2000 जो अभी 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होने जा रही है दुबई के अंदर, उसमें उठाना चाहिए। आगे हम चलते हैं तो चेंजिंग द वे द पोस्टमैन नॉक्स। यहाँ राज्यसभा के अंदर एक नया पोस्ट ऑफिस बिल लेकर आया गया था मॉनसून सत्र के अंदर, और ये बिल लाया गया था भारत के इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करने के लिए। तो जो 1898 का एक्ट था वो बेसिकली मेनली फोकस जो रखता था वो मेल सर्विसेज पे रखता था अपना फोकस। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले हैं। तो जो नए बिल हैं इसमें केवल मेल सर्विसेज की बात नहीं हुई है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है पोस्ट ऑफिस को अपनी सर्विसेज के प्राइस को डिटरमाइन करने की। इसके बाद जो ये नए बिल हैं ये केंद्र सरकार को एक तरह से पावर देते हैं कि वो किसी भी अधिकारी को जो भी हमारा सामान होगा जो पोस्ट के थ्रू जाया करता है, तो किसी भी अधिकारी को केंद्र सरकार एक ऐसा पावर दे सकती है कि वो जाकर उसकी जांच करवा सके, ठीक है, कि उसमें क्या है। जैसे और इन्होंने क्या क्या एक्सेप्शंस दिया है, तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन, इन सब चीज़ों के अगर ये सब चीज़ें आती हैं जो केंद्र सरकार क्या कर सकती है कि किसी अधिकारी को वो जांच के लिए कह सकती है किसी भी पैकेज का जो भी पोस्ट ऑफिस से ले जाया जा रहा है एज ए कुरियर। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो 1898 का एक्ट था हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, उसके अंदर ऑलरेडी ऐसे प्रावधान थे जिससे जो एक्सप्लोजिव और डेंजरस आइटम्स थे उन्हें ना ले जाया जा सके। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो नया बिल है वो जेनेरिक है ज़्यादा नेचर में, क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स वगैरह की ट्रेड भी पकड़ में आ सकती है जो नए बिल के अंदर थोड़ा जो नए प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो इंडिया का पोस्ट है, इंडियन पोस्ट, तो इंडिया पोस्ट का जो शेयर है टोटल भारत के अंदर कुरियर, एक्सप्रेस और पार्सल की मार्केट में, तो वो 15% है पूरी मार्केट का। और जो मेजर पार्ट है डोमेस्टिक कुरियर इंडस्ट्री से ही मिलकर बनता है भारत के अंदर। जो 85% है वो डोमेस्टिक कुरियर एजेंसी है, इंडस्ट्री है भारत के अंदर, उनके अंदर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला है कि पोस्ट ऑफिस को तो ऐसी जांच के अंदर गवर्नमेंट लेकर आई है कि वहाँ पर एक लॉ के तहत जांच हो सकती है किसी भी पार्सल के अंदर, लेकिन जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक कुरियर इंडस्ट्री है, जो कि मेजॉरिटी का भाग है भारत के अंदर पोस्ट सर्विसेज में, उन पर ऐसा अभी कोई प्रावधान देखने को नहीं मिला है। इसके बाद ये बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक पोस्टल डिलीवरी की। तो ये बात करते हैं कि आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि जैसे आजकल क्या होता है कि मकानों के पते होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, तो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि जो डिजिटल कोड्स इस्तेमाल किए जाएं किसी भी जगह को बताने के लिए, जो कि जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स के द्वारा बनाए जाएंगे।
तो डिजिटली सैटेलाइट के थ्रू हमारा जो भी एड्रेस होगा उसे एक कोड दे दिया जाएगा और देखने को ये मिलेगा कि जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो इन कोड्स पे अपना जो काम है वो करती हैं। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसका नए बिल का, तो इसने क्या किया है कि जो पुराना बिल था हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, तो इसके अंदर जो प्रावधान थे उनमें से क्लॉज 4 को इसने नहीं लिया है नए बिल के अंदर। और क्लॉज 4 क्या कहता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कन्वेनिंग बाय पोस्ट फ्रॉम एनी प्लेस टू अनदर ऑल लेटर्स एंड शॉल also have the exclusive privilege performing all the incidental services of receiving, collecting, sending, dispatching and delivering all address। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि 1980 के बाद से इस प्रावधान का जो क्लॉज 4 था, इसका जो प्रावधान था ये एक तरह से अपना रेलेवेंस खो चुका था ऑलरेडी, और जो नए बिल हैं इनके अंदर इसे क्लॉज 4 को हटा लिया गया है। इसके बाद ये बात करते हैं कि ये जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, इसे हटा देने से एक जो नई हम दिशा में चल रहे हैं, नया जो समाजवाद चल रहा है, भारत का जो नया समाजवाद है, उसमें ऐसा एक्सक्लूसिव प्रिविलेज किसी भी संस्थान को अच्छा नहीं लगता और इसे हटा देना रियलिटी से जुड़ जाना है। आगे हम चलते हैं, तो हमारा जो अगला होने जा रहा है एडिटोरियल सेक्शन से ही है ब्रॉडनिंग द फील्ड। यहाँ पर हम बात करते हैं साइंस अवार्ड की। तो अभी क्या हुआ है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हर साल शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड निकालती है साइंस पर्सनैलिटीज़ के लिए। पिछली साल क्या देखने को मिला था कि ये जो अवार्ड हैं वो नहीं बांटे गए थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि ये अवार्ड दोबारा बांटे गए हैं इस साल के अंदर। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ अवार्ड इसका है। इसे देता कौन है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसमें जो भी हमारे यहाँ साइंस से रिलेटेड रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ हम क्राइटेरिया देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें अवार्ड में क्या क्या मिलता, तो यहाँ पर आपको कैश प्राइज़ मिलेगा, साइटेशन मिलेगा, सैलरी में पर्क्स मिलेगा। इसके बाद किसे दिया जाता है अवार्ड? तो एनुअली दिया जाता है साइंटिस्ट्स को जो 45 साल से कम की उम्र में हैं, उम्र जिनकी 45 साल से कम है और जिन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्क किया है अपनी फील्ड में। कौन कौन सी फील्ड है यहाँ पर? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, अर्थ साइंस और फिजिकल साइंस। तो इन्हें ये अवार्ड मिलता है इस कैटेगरी को, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़। ठीक है, ये हर ईयर आता है, पिछली साल नहीं आया था, इस वजह से ये एडिटोरियल में बना है। इसके बाद ये एडिटोरियल में थोड़ा मैं आपको और बता दूं तो ये बात करते हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसकी तरफ से कहा गया था कि और अवार्ड आने चाहिए भारत के अंदर, लेकिन अभी ऐसा कोई हमें देखने को नहीं मिला कि और अवार्ड आए हैं। अवार्ड मिलने से क्या होता है कि जो वर्कर पार्टिसिपेशन होता है वो बढ़ जाता है और जो भी व्यक्ति काम कर रहा है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो उसे एक टारगेट एक तरह से मिल जाता है काम करने के लिए। तो अगली खबर, होलसेल्स प्राइस कंटिन्यू टू फॉल। क्या है न्यूज़? तो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या हुआ है कि पिछले 5 महीने से देखने को मिल रहा है कि जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, वो क्या है? वो डिफ्लेशन मोड में चल रहा है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये डिफ्लेशन मोड में चल रहा है। क्या होता है डिफ्लेशन? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इन्फ्लेशन आपको मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि इन्फ्लेशन होता है जनरल प्राइस राइज हो जाना किसी चीज़ का। 10 रुपये का सामान 13 रुपये में मिल रहा है तो इसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। ये एक टाइम पीरियड पे, ये नीचे टाइम है, मान लीजिए 1 साल में। अब यहाँ पर क्या है कि 10 रुपये का सामान अगर 7 रुपये में बिक रहा है, पहले 9 रुपये में हुआ, फिर 8 में हुआ और अब जाके 7 में हो गया, तो ये क्या देखने को मिल रहा है? हमें ये डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है। सिंपल है डिफ्लेशन, आप समझ सकते हैं कि आम जो दाम होता है उससे भी कम में सामान का बिकना। तो जो होलसेल प्राइस का हमारा इंडेक्स का डाटा निकल के आया है अगस्त का, तो वो क्या कहता है कि जो भारत का होलसेल प्राइजेज हैं
वो डिफ्लेशनरी मोड में चल रहे हैं अभी भी। जो अगस्त है ये 5वां महीना हो गया है चलते हुए इन्हें ऐसा ही। लेकिन इस बार देखने को क्या मिला है कि इस बार जो डिक्लाइन है प्राइस में वो कम हो गई है। जुलाई में क्या देखने को मिली थी कि 1.36% गिरावट थी, लेकिन इस बार जो गिरावट है वो थोड़ी कम है, वो 0.52% ही गिरावट है। ठीक है, और जब हम ओवरऑल कवर करेंगे तो क्या है कि जो ग्रोथ है वो है 0.33% की। ठीक है, ये जो ग्रोथ है ये 0.33% की है। और इसी से आगे हम देख सकते हैं जो वेजिटेबल प्राइस हैं ये अगस्त के कंपेयर में कम है। अगस्त में इन पर इन्फ्लेशन जो ये हमारा डाटा है 62.1% था जुलाई के अंदर। अगस्त में हमें जो नया डाटा है इसके अंदर देखने को मिला है 48.4% अगस्त के अंदर। इसके बाद ये बात करते हैं गवर्नमेंट क्या कहती है। तो गवर्नमेंट होलसेल डिफ्लेशन का कारण किसे बताती है? मिनरल ऑयल के दामों में कमी आ जाना, जो बेसिक मेटल्स है इसमें केमिकल्स और इन सब के दामों में कमी आ जाने की वजह से गवर्नमेंट कहती है कि डिफ्लेशन हमें होलसेल प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। अगली खबर आप देख सकते हैं, ग्लोबल एड एफर्ट इंटेंसिफाइज फॉर फ्लड बैटर्ड लिबिया। लिबिया से न्यूज़ है ये। तो आपको सबसे पहले अपने जोग्राफिकल सेक्शन से समझना है कि लिबिया कहाँ है। तो वर्ल्ड मैप में मेरे साथ आ जाइए। ये मेडिटेरेनियन सी है। आप वर्ल्ड का नक्शा उठाएंगे तो यहाँ आपको ऊपर यूरोप मिलेगा, ये मेडिटेरेनियन सी है, और नीचे हमारा क्या है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। ये सहारा डेजर्ट्स हैं। यहीं पर आपको मिलेगा ऊपर गल्फ ऑफ सिदारा, त्रिपोली। ठीक है, ये सब किस देश में है? तो ये लिबिया में है। तो लिबिया का एक शहर है ईस्ट लिबिया में जिसका नाम है देरना। तो देरना शहर के अंदर लिबिया में क्या देखने को मिला कि वहाँ पर एक सुनामी साइज़ का फ्लैश फ्लड आया, बहुत बड़े साइज़ का फ्लैश फ्लड आया, जिसकी वजह से करीबन 4000 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग अभी लापता हैं वहाँ पर। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WMO, तो WMO का कहना है कि अगर इमरजेंसी सिग्नल पहले ही दे दिया गया होता लोगों को, जो इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है उसे अगर एक्टिव किया गया होता लिबिया के अंदर, तो इतने ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत देखने को नहीं मिलती। तो आपको एक चीज़ जो समझना है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में समझना है। आपको जाकर कवर करना है कि जब भारत के अंदर 2004 के अंदर सुनामी आई थी, तो उसके बाद भारत और भी देशों ने, जो इंडियन ओशन के देश हैं साथ ही पैसिफिक ओशन के, उन्होंने मिलकर क्या क्या सर्विलांस के प्रोग्राम चलाए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए, ये आपको पूरा कवर करना है। और आपको जो कवर करना है तो भारत के अंदर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी एमरजेंसी से रिस्पॉन्स करने की हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसके तहत एक नया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिससे आपके मोबाइल डिवाइसेस पे एक मैसेज अपीयर होगा। वो गवर्नमेंट एक तरह से चेक करने के लिए भेज रही है मैसेज कि अगर भारत के अंदर कोई ऐसी आपदा आती है तो जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, उन पे मैसेज भेजकर तुरंत अलर्ट किया जा सके। इसे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं। भारत इस पर काम कर रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम पर। और यहाँ जो WMO का कहना है कि अगर वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कर रहा होता लिबिया के अंदर तो बहुत कम लोगों की जान जाती इससे, क्योंकि लोगों को पहले ही पता होता। आपको जो याद रखना है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारी 23.5 डिग्री वाली लाइन है नॉर्थ, इसके हमारे ऊपर पड़ता है लिबिया और नीचे भी पड़ता है, क्रॉस करता है। क्या क्वेश्चन पूछता है अगर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लिबिया को क्रॉस करके जाती है, तो आंसर है हाँ। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो सदर्न पार्ट है लिबिया का, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसे क्रॉस कर रही है। ऊपर लैंडलॉक्ड कंट्री है लिबिया, तो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ऊपर ही हम देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी हैं। इसके एक दो हम पड़ोसी देख लेते हैं। तो हमारे वेस्ट में पड़ोसी है लिबिया का अल्जीरिया, साउथ वेस्ट में है नाइजर, साउथ ईस्ट में हमें देखने को मिलेगा चड रिपब्लिक, और हमें ईस्ट में देखने को मिलेगा इजिप्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं
ये इसके, अब यहाँ पर एक और देख लीजिए तो नॉर्थ वेस्ट में तुनीशिया, ये 4-5 कंट्री हैं जिसे लिबिया के जो बॉर्डर टच करते हैं, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का अखबार का विश्लेषण हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।